Well, so taking up today, contractors, plant and machinery. Contractors, plant and machinery. See, this is one class of engineering section, but all of you are aware this is absolutely different to the motor insurance. मोटर इंश्योरेंस और सीपीएम को एक समझना गलती है, क्योंकि ये जो प्लांट एंड मशीनरीज हैं कॉन्ट्रैक्टर्स की, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू मोटर व्हीकल एक्ट 1988, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू इंडिया मोटर टैरिफ, एंड दे आर ऑल टुगेदर डिफरेंट बिकॉज दे आर कन्फाइंड टू वर्क एट द प्रोडक्ट साइट। फिर से समझें, 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स के प्लांट एंड मशीनरीज हैं, अगर इनका यूज प्रोजेक्ट साइट पर होता है तो ये इंडिया मोटर व्हीकल एक्ट से गवर्न नहीं होती, इंडिया मोटर टैरिफ से भी गवर्न नहीं होती। लेकिन आपने देखा होगा इंडिया मोटर टैरिफ के लास्ट में एक लिस्ट दी हुई है जिसमें 58 व्हीकल्स के नाम दिए हुए हैं। उस लिस्ट में ऐसे ऐसे व्हीकल्स के नाम है जो ना आपने देखे होंगे और ना कभी सुने होंगे, लेकिन ये सारे व्हीकल्स जिनको आप प्लांट भी कह सकते हो, मशीनरी भी कह सकते हो, अप्लायंसेज भी कह सकते हो, व्हीकल्स भी कह सकते हो, ये सभी कॉमर्शियल यूज में आते हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स इनको प्रोजेक्ट साइट पर यूज करते हैं। मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाता हूँ। ये अब ये एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर्स, एम्बुलेंस, रोड रोलर्स, बुलडोजर्स, क्रेन, एक्सकेवेटर्स, ये कुछ ऐसे कॉमन है जिनको कि आपने देखा होगा, जिनको आप जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। लेकिन इन्हीं में कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे ग्रेटिंग मशीन है, फोर्कलिफ्ट ट्रक्स हैं, हेयरसेज हैं, टिप्पर है, स्क्रैपर है, रिपर्स हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज आने वाली चीज़ें नहीं हैं, रोड पे आपको दिखाई भी नहीं देंगे, बट दे आर ऑल इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 58 miscellaneous kind of vehicles in the India motor tariff। और सवाल यह है कि ये सारे के सारे इंश्योरेबल हैं। अब इंश्योरेंस इनका कैसे होना है, किस कैटेगरी में होना है, कौन सी पॉलिसी इश्यू की जानी है, क्या कवरेज दिया जाना है, क्या इनमें लायबिलिटीज रहेंगी, ये सब समझने की चीज़ है। क्योंकि जब आप ये समझ लेते हैं कि इसको एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ मोटर इंश्योरेंस दे रहे हैं, तो आप इस गलतफहमी में आ जाते हैं कि इसका कवरेज मोर और लेस मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी जैसा ही होगा, जबकि यह बिल्कुल गलत है। क्या है, देखिए, सीपीएम पॉलिसी जो होती है कॉन्ट्रैक्टर प्लांट एंड मशीनरी, ये पहली चीज़ इंजीनियरिंग की पॉलिसी है, इसका मोटर से कोई कनेक्शन नहीं है। इसको कॉन्ट्रैक्टर्स लेते हैं और सिर्फ उन्हीं प्लांट, मशीनरी या इक्विपमेंट्स के लिए लेते हैं जो कि किसी स्पेसिफाइड लोकेशन पर काम कर रहे हैं, और वो लोकेशन भी इंडिया में ही, इंडिया के बाहर हो तो भी ये सीपीएम पॉलिसी नहीं दी जाएगी। तो किसी भी प्लांट साइट पर कॉन्ट्रैक्टर जो अपने पर्सनल या हायर्ड प्लांट एंड मशीनरी जो यूज करता है, दे आर ऑल सब्जेक्ट टू इंश्योरेंस अंडर द सीपीएम पॉलिसी, क्योंकि इनमें फिजिकल लॉस और डैमेज कभी भी हो सकते हैं। और ये मशीनरीज क्योंकि कॉस्टली होती हैं, हैवी होती हैं, प्राइस इनकी ज़्यादा होती है, तो लॉसेज भी फिर बड़े ही होंगे। इसलिए सीपीएम इंश्योरेंस को इस तरीके से भी देखा जाता है कि सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स ज़्यादातर इनको यूज़ करते हैं। इनमें जो भी डैमेजेस वगैरह हों इंजीनियरिंग या प्रोजेक्ट साइट पर, उसके कवरेज के लिए लेते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स नॉर्मली ड्वेलिंग या ऑफिस या हॉस्पिटल या टनल्स या चैनल्स, इनका कहीं ना कहीं डेवलपमेंट कर रहे होते हैं या कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, और उन्हीं में ये सारी मशीनरी यूज होती हैं। तो जो सीपीएम पॉलिसी दी जाती है उसमें मेनली 2 सेक्शन होते हैं, मटेरियल डैमेज सेक्शन और थर्ड पार्टी लायबिलिटी सेक्शन। अब ये मटेरियल डैमेज सेक्शन ये बहुत बड़ा सेक्शन है। उसके पीछे लॉजिक ये है कि ये ऑल रिस्क सेक्शन है। जो भी पॉलिसी ऑलरेस कवरेज के साथ दी जाती है उसके मायने ये होते हैं कि स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स के अलावा सारी रिस्क कवर हैं। मीन्स subject to named exclusions, everything is covered under the policy.
इसके मायने है कि कोई भी अनफॉर्चुनेट या सडन फिजिकल डैमेज जिससे ये मशीनरी इफेक्टेड होती है कवर्ड है। और मटेरियल डैमेज में और भी कई चीज़ें कवर हो जाती हैं क्योंकि एक्सक्लूजन्स में नहीं है। जैसे मशीनरी एट वर्क यानी काम करते समय लॉस हो, चाहे रेस्ट के समय लॉस हो, या उसकी डिसमेंटलिंग, क्लीनिंग, ओवरऑलिंग, री इरेक्शन के समय लॉस हो, या उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है प्रोजेक्ट साइट पर ही, उस सिचुएशन में लॉस और डैमेज हो तो भी कवर्ड है। तो ये वो कवरेज है कि मशीनरी को, जो कि प्लांट सीपीएम पॉलिसी में इंश्योर्ड है, किसी भी एक्सक्लूडेड रिस्क के अलावा किसी भी कारण से लॉस या डैमेज होगा तो इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम पे करेगी क्योंकि दैट इज पार्ट ऑफ द कवरेज। लेकिन जो थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवरेज है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। यहाँ थर्ड पार्टी कवरेज में केवल प्रॉपर्टी डैमेज कवर्ड है, पर्सन की लायबिलिटी कवर ही नहीं, और उसके लिए अलग से एड ऑन कवर्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये जो थर्ड पार्टी कवरेज सेक्शन है इसका सीपीएम पॉलिसी का, ये बहुत ही लिमिटेड है। इसके अलावा जो उसका रेट शेड्यूल है सीपीएम पॉलिसी का, ये मोटर से एकदम हटके है, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रेलेवेंसी नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है इसका मोटर से रिलेटेड। यहाँ सीपीएम में केवल 5 ग्रुप ऑफ मशीनरीज हैं। आपने मोटर इंश्योरेंस में देखा है, टू व्हीलर की अलग रेटिंग होती है, प्राइवेट कार की अलग रेटिंग होती है, कमर्शियल व्हीकल्स में जीसीसीबी की अलग रेटिंग होती है, पीसीसीबी की अलग रेटिंग होती है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मोटर में ओडी का अलग प्रीमियम होता है, थर्ड पार्टी का अलग प्रीमियम होता है, पीए का अलग प्रीमियम होता है। तीसरी चीज़, अलग अलग बेसिस होते हैं, कहीं जीबीडब्ल्यू बेस पे हो रहा है, कहीं पर पैसेंजर बेस पे हो रहा है, कहीं सीसीसी बेस पे हो रहा है। ये सब चीज़ें एप्लीकेबल नहीं है। सीपीएम में केवल 5 ग्रुप ऑफ मशीनरीज हैं। 500 की एज पर टैरिफ रेट फिक्स है। 500 में अर्थक्वेक का प्रीमियम शामिल नहीं है जिसको एक्स्ट्रा लिया जा सकता है। 500 में इंटरचेंजेबल कुछ भी नहीं है। ग्रुप 1 का रेटिंग 0.60 पर 100% है। ग्रुप 2 का 0.80, ग्रुप 3 का 1.00, ग्रुप 4 का हाईएस्ट रेट है 2.00। और ग्रुप 4 में कुछ ऐसी इक्विपमेंट या मशीनरीज या अप्लायंसेस शामिल हैं जिनके कि नॉर्मली सेल्फ प्रोपेल्ड भी नहीं होते हैं, जिनको कि माउंट करके अटैच करके चलाया जाता है, तो उनका रेट केवल 0.20 है। अब ये जो रेटिंग का पैटर्न है आपने देखा, इतना सिंप्लीफाइड है कि बेसिक रेट ली और उसमें से जो भी डिटेल डिस्काउंट देना है कंपनी ने, जितने भी डिडक्शंस करने इसमें से किए जा सकते हैं। तो यहाँ आपको समझ में आता है कि इसकी कोई रेलेवेंस है ही नहीं मोटर इंश्योरेंस से। अब आप कहेंगे ये जो ग्रुपिंग है, ग्रुप ऑफ मशीनरीज, इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? तो उसका एक पैटर्न है। जैसे ग्रुप 1, इसमें रिस्क कोड है हर मशीनरी का 101, 102 ऑनवर्ड। जो मशीनरी इसमें शामिल है उनके लिए 0.60% प्रीमियम प्लस अर्थक्वेक लागू होगा। और मशीनरीज क्योंकि कोडेड हैं इसलिए कोई भी इंटरचेंजेबल नहीं है। तो इस ग्रुप में जो मशीनरीज आएंगी उनमें नॉर्मली चेन ब्लॉक, कंप्रेसर, कन्वेयर बेल्ट, क्रेन्स अप टू 10 टन कैपेसिटी, कंक्रीट पंपिंग प्लांट, सीमेंट स्लोज, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, फॉर्कलिफ्ट मिक्सिंग मशीनरीज, रोड रोलर्स, स्केपर्स, इस तरीके की मशीनें इसमें शामिल की गई हैं। तो लिस्ट बड़ी स्पेसिफाइड है, टैरिफ एज इट इज दी हुई है, सारी कंपनियों के लिए यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल है। यही कोडिंग लगेगा, यही मशीनरीज के नाम रहेंगी, यही बेसिक रेट लगेगा। और उसके बाद डिस्काउंटिंग कुछ भी हो सकती है, प्राइसिंग कुछ भी हो सकती है। ग्रुप 2 का भी इसी तरीके से रिस्क कोड 201 से स्टार्ट होगा। रेट 0.80% रहेगा और अर्थक्वेक का एक्स्ट्रा लिया जा सकेगा। इसमें जो मशीनरी लिस्टेड हैं
उनमें एग्रीगेट प्लांट, एयरलॉक्स, गैस पावर जनरेटिंग प्लांट, ग्रेडर्स, मोबाइल मिक्सिंग प्लांट, मैकेनिकल स्वेपर्स, ट्रैक्टर्स, स्टोन क्रशर्स, इस तरीके की मशीनें शामिल हैं. These are slightly risky machines as compared to Group 1 and therefore the result is premium rate is slightly high. ये Group 2 हो गया. Group 3 risk code will start from 301. Premium rate would be 1 rupees per cent plus earthquake. और जो मशीन भी होंगी वो थोड़ी सी और हैवी और रिस्की होंगी, जैसे बुलडोजर, क्रेन अबव 10 टन कैपेसिटी, डाइविंग इक्विपमेंट, एक्सकेवेटर्स, लोडर्स, टॉप लिफ्ट ट्रक्स, ब्रेक डाउन व्हीकल्स, हाइड्रोलिक ट्विन बूम्स, ये इस तरीके की मशीनरी ग्रुप 3 में शामिल होगी. ग्रुप 4 और ग्रुप 5, ग्रुप 4 में सबसे हैवी मशीनरी या सबसे ज़्यादा रिस्की मशीनरी होगी, क्योंकि पीएम रेट भी 2 रुपीज़ है. और मशीनरी जिसमें जो शामिल है वो है ड्रिलिंग मशीन फॉर वाटर सप्लाई, टनल बोरिंग मशीन और इसी तरीके की हैवी मशीनरीज. और उसके जस्ट अपोजिट, जस्ट वाइस वर्सा है ग्रुप 5, जिसमें कि केवल वो हल्के फल्के इक्विपमेंट शामिल होते हैं या मशीनरी शामिल होती हैं जिनके ग्रेड 0.20 है, जिनमें ज़्यादातर माउंट करके और कनेक्ट करके अप्लाई किए जाते हैं. तो वेरी सिंपल मैनर, ये 5 ग्रुप हो गए, 500 की अलग अलग रेटिंग हो गई. इसमें कोई ना ओडी का प्रीमियम है, ना टीपी का प्रीमियम है, ना पीए का प्रीमियम है. जो कुछ है बेसिक कवरेज है और मटेरियल डैमेज और थर्ड पार्टी लायबिलिटी, बस. आपका का प्रीमियम आपने एक्स्ट्रा ले लिया. अब सब कुछ डिक्लाइन रिस्क है जिनके प्रपोजल पे आप काम ना करें तो अच्छा है, क्योंकि आपकी सारी मेहनत इसलिए बेकार हो जाएगी जब अंडरराइटर आपको ये कह देगा कि वी डोंट एक्सेप्ट द प्रपोजल्स ऑफ दीज व्हीकल्स. और जो फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज ये है कि जो भी व्हीकल आरटीओ से रजिस्टर्ड है उसको हम सीपीएम कैटेगरी में इंश्योर नहीं करेंगे. आई रिपीट, चाहे वो क्रेन हो, चाहे एक्सकेवेटर हो, चाहे बुलडोजर हो, अगर वो आरटीओ से रजिस्टर्ड है तो दैट विल बी इंश्योर्ड अंडर द मोटर व्हीकल कैटेगरी, नॉट अंडर सीपीएम कैटेगरी. तो रजिस्टर्ड व्हीकल सीपीएम में इंश्योर नहीं होगा. एग्रीकल्चर इक्विपमेंट नहीं होगा, टनल बोरिंग मशीन नहीं होगी, ऑल टाइप ऑफ अंडरग्राउंड रिस्क नहीं होगी, वाटर बोर्न मशीनरी नहीं होंगी, ऑयल गैस ड्रिलिंग एंड रिस्क नहीं होगी. ये 6 तरीके के व्हीकल हमारी डिक्लाइन लिस्ट में है जिनको नॉर्मली एसजीआई विल नॉट एक्सेप्ट एज कवरेज. तो आपकी कंपनी इससे पहले कि आपके प्रपोजल पे किए हुए काम पे रिफ्यूजल दे दे, आप इन प्रपोजल से काम ना करें. इट इज़ बेटर टू अंडरस्टैंड बिफोर एंड. सीपीएम की पॉलिसी में एक बड़ा फैक्टर ये होता है कि इसका आईडीबी पैटर्न यहाँ लागू नहीं होता, यानी कि यहाँ जो सम इंश्योर्ड निकालने का तरीका है वो जस्ट अपोजिट है मोटर इंश्योरेंस के. मोटर इंश्योरेंस में एक्स शोरूम प्राइस पर डेप्रिसिएशन टेबल के स्लैब से माइनस करके सम इंश्योर्ड निकाला जाता है, जिसको आप आईडीबी बोलते हैं. यहाँ क्योंकि ये पॉलिसी सब्जेक्ट टू अंडर इंश्योरेंस है तो सम इंश्योर्ड किसी भी हाल में कम नहीं होना चाहिए और करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू पर इसका सम इंश्योर्ड होना चाहिए. अगर कोई मशीनरी आपने 4 साल पहले 40 लाख की खरीदी और आज उसकी कीमत 55 लाख है तो उसका इंश्योरेंस 55 लाख का ही होना चाहिए. दूसरे शब्दों में अगर ये कहें कि सम इंश्योर्ड शैल बी इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट of the insured property by a new property of the same kind and same capacity. और उस रिप्लेसमेंट कॉस्ट में फ्रेट भी शामिल हो सकता है, ड्यूज भी शामिल हो सकते हैं, कस्टम ड्यूटी भी शामिल हो सकती है, इरेक्शन कॉस्ट भी. तो जितनी कॉस्ट है उससे अगर आप ज़्यादा यानी ओवर इंश्योर कराते हैं दैन इट इज वेल एंड गुड, बिकॉज पॉलिसी इज सब्जेक्ट टू अंडर इंश्योरेंस. तो मोटर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ बिल्कुल लागू नहीं करें, आईडीबी यहाँ लागू नहीं होता है.
ट्रांजिट कवरेज। मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी में एक खास बात ये होती है कि आप कहीं से भी बीमा कराइए और ऑल इंडिया में कहीं भी चलाइए, और कहीं भी एक्सीडेंट हो गया तो भी क्लेम मिलेगा। सीपीएम में इसका बिल्कुल उल्टा है। आप कहीं से भी बीमा कराइए, लेकिन आप उसे चलाइए उसी प्रोजेक्ट साइट पर जिसको कि आपने प्रपोजल फॉर्म में लिखा है, जिसके लिए आपने बीमा कराया है। और अगर आप उसको एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट साइट तक भी ले जा रहे हैं तो भी आप रोड से नहीं ले जाएंगे, क्योंकि रोड रिस्क इसमें कवर ही नहीं है, ट्रांजिट कवरेज इसमें कवर ही नहीं है। The risk during shifting of items of contractors, plant, machinery and equipment in connection with work or the project site from one project to the another point or another project is not covered, क्योंकि यह ट्रांजिट रिस्क है। रास्ते के रिस्क कवर नहीं है। प्रोजेक्ट साइट पर कुछ भी होता है वो कवर्ड है। प्रोजेक्ट अगर आपका 1 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, मान लिया जैसे आप स्टेडियम बना रहे हैं, 2-4-5 एकड़ की ज़मीन पर बना रहे हैं, आपको गेट नंबर 1 से गेट नंबर 2 जाना है, गेट नंबर 2 से गेट नंबर 4 जाना, उसमें कहीं भी लाने ले जाने में कोई दिक्कत होती है, दैट इज कवर्ड। लेकिन आप रोड से लेकर के और दूसरे प्रोजेक्ट पर जा रहे हैं, रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई डैमेज हो गया, कोई थर्ड पार्टी लॉस हो गया, किसी भी तरीके की कोई रिस्क कवर नहीं होगी। क्या तरीका है? कॉन्ट्रैक्टर अपने प्लांट एंड मशीनरी को दूसरे प्रोजेक्ट पे तो ले जाएगा। मान लिया मेरे 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो मैं तो तीनों प्रोजेक्ट पे अपने प्लांट एंड मशीनरी को यूज़ करूँगा। कैसे ले जाऊँगा फिर? तो उसके 2 तरीके हैं। या तो मुझे मेरे ट्रांजिट पॉलिसी लेनी होगी रिस्क, ट्रांजिट रिस्क कवर कराने की, और या मैं उसको कैरी करके ले जाऊँगा किसी लोडर वगैरह। बड़े बड़े लोडर आपने देखे, अब मैं 2-3, 4-4 गाड़ियाँ एक साथ जाती हैं। दोनों तरीकों में से जो मुझे सूट करेगा मैं कर सकता हूँ। लेकिन ट्रांजिट की रिस्क सीपीएम पॉलिसी में कवर नहीं होगी, केवल विद इन प्रोजेक्ट साइट कवर होगी। और इस पॉलिसी के साथ 5 एड ऑन है, 6 एड ऑन है, लेकिन 6 की 6 यूजफुल है, क्योंकि वो यूटिलिटी बेसिस पर ही डेवलप किए गए। सबसे पहला थर्ड पार्टी लायबिलिटी। अब क्योंकि पर्सन की लायबिलिटी कवर नहीं है, इसलिए थर्ड पार्टी लायबिलिटी का एड ऑन इसमें मस्ट है। अदरवाइज लोग ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि जैसे मोटर में थर्ड पार्टी रिस्क अनलिमिटेड कवर है, ऐसे इसमें भी होगा। नो, मोटर पॉलिसीज आर गवर्न बाय द इंडिया मोटर टैरिफ एंड इंडिया मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो उनमें इंडिया मोटर व्हीकल एक्ट 1988 ये कहता है कि थर्ड पर्सन की अनलिमिटेड लायबिलिटी कवर्ड है। यहाँ तो पर्सन की लायबिलिटी कवर्ड नहीं है, इसलिए इंश्योर्ड को या कॉन्ट्रैक्टर को या जो भी पॉलिसी ले रहा है प्रपोजर को, यहाँ थर्ड पार्टी लायबिलिटी का एड ऑन लेकर के ये रिस्क कवर करानी होगी, जिसमें कि 2 तरीके की लिमिट उसको सेलेक्ट करनी होगी, एनी वन पर्सन और एनी वन एक्सीडेंट, और उस पर 0.25% का प्रीमियम लग जाएगा। दूसरा ओनर सराउंडिंग प्रॉपर्टी। ओनर सराउंडिंग प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि आसपास की किसी भी ओनर की प्रॉपर्टी से कोई भी लॉस या डैमेज कॉन्ट्रैक्टर के प्लांट एंड मशीनरीज को होने की संभावना हो तो इसको कवर कराया जा सकता है। इट इज ऑल्सो इंश्योरेबल एट 0.25%। क्लियरेंस एंड रिमूवल ऑफ डेब्रीज, ये नॉर्मली कॉन्ट्रैक्टर्स इसकी वैल्यू समझते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट साइट पर कई बार डिज़ाइन डिफेक्ट से या रॉन्ग मेजरमेंट से या केयरलेसनेस से गलत कंस्ट्रक्शन हो जाते हैं, तो उनको रिमूव करना होता है, तोड़ना होता है, उसमें और भी ज़्यादा कॉस्ट आती है। ऐसे सिचुएशन में प्लांट एंड मशीनरीज जब काम आ रहे होते हैं तो उनकी भी कॉस्ट लगती है, तो सिचुएशन को क्लियरेंस एंड रिमूवल ऑफ डेब्रीज को नॉर्मली लेना पसंद करते हैं, वो भी एट द सेम रेट 0.25% भी कवर है। और 3 एडिशनल कस्टम ड्यूटी, एक्सप्रेस फेट और एयर फेट इसलिए रखे गए हैं कि ये जो मशीनरीज होती हैं सीपीएम, ये अगर आप इकोनॉमिक का प्रिंसिपल समझें, डिमांड वर्सेस सप्लाई, तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में जिस चीज़ की जितनी डिमांड होती है उतना ही प्रोडक्शन किया जाता है। अब मान लिया आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में 20 लाख कार पर ईयर चाहिए, तो मैन्युफैक्चरर्स 20 लाख बनाएंगे, 22 लाख बनाएंगे, 25 लाख बनाएंगे।
लेकिन अगर 20,000 की डिमांड है तो 20 लाख नहीं बनाएंगे, खराब हो जाएगा। तो ये मैन्युफैक्चरिंग इनकी शॉर्ट सप्लाई होती है, क्योंकि इनकी शॉर्ट डिमांड होती है, बायर लिमिटेड होते हैं इनके। कौन लेगा सीपीएम? कॉन्ट्रैक्टर्स लेंगे। कॉन्ट्रैक्टर्स कितने हो सकते हैं? कुछ रिलेटेड डिपार्टमेंट लेंगे जो कि सिविल वर्क में एंगेज होते हैं, जैसे नगर निगम है, ब्रिज कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं। तो बायर्स आर लिमिटेड, मैन्युफैक्चरिंग इज लिमिटेड। तो एट टाइम्स यू मे नॉट बी एबल टू गेट द ब्रोकन पार्ट also. At times you may not be able to get the substitute vehicle also. हो सकता है उसके लिए टाइम दे दिया जाए, सब 15 दिन लगेंगे, 1 महीना लगेगा, 2 महीने लगेगा। अब कॉन्ट्रैक्टर का तो डे नाइट वर्क चल रहा है, ओवर नाइट वर्क चल रहा है, सारी लेबर एंगेज है, सारा मटेरियल लगा हुआ है, वो इतना टाइम तक वेट करने की पोजीशन में है ही नहीं, वरना उसका करोड़ों का नुकसान होता है। कई बार जब कोई इंपॉर्टेंट पार्ट किसी मशीनरी का टूट जाता है या मशीनरी ही डैमेज हो जाती है तो इमीडिएट सब्स्टिट्यूट चाहिए उसको। तो ऐसे सिचुएशन में कई बार उसको इम्पोर्ट भी करना पड़ता है, और फिर इम्पोर्ट करेंगे तो एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी लगेगी, एयरफ्रेट भी लगेगा, ये सारे पैसे उसको पॉकेट से क्लियर करने पड़ेंगे। अगर आपने ये एड ऑन कवर ले रखे हैं तो प्रोजेक्ट फॉर अ वेरी मिनिमम प्रीमियम तो लाखों की सेविंग है। इसलिए तीनों यूटिलिटी बेस्ड हैं, और ऑल 6 एड ऑन कवर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दे आर ऑल यूटिलिटी बेस्ड। फिर कुछ इम्पोर्टेंट एक्सक्लूजन की पॉलिसी में, और इस कवरेज जहाँ भी हो वहाँ एक्सक्लूजन को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वही चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके इस सिचुएशन में क्लेम नहीं मिलता, अदरवाइज हर सिचुएशन में क्लेम मिलेगा। अब इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पहला एक्सक्लूजन है, पॉलिसी कहती है लॉस और डैमेज कॉज ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ब्रेकडाउन। अब कोई कॉन्ट्रैक्टर की मशीनरी काम कर रही है और अचानक उसमें ब्रेकडाउन हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है हमें इससे क्लेम ही नहीं देंगे, क्योंकि ये तो हमारा एक्सक्लूजन। तो कॉन्ट्रैक्टर कहेगा ना आपसे कि फिर पॉलिसी किस लिए दी है जब आप ब्रेकडाउन पे क्लेम ही नहीं देंगे, मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो गया तो क्लेम तो देना पड़ेगा। अब यहाँ समझाने वाली बात आती है कि ये क्या एक्सक्लूजन है पॉलिसी। देखिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो अपने प्लांट एंड मशीनरी का इंश्योरेंस करा रहा है, ही हिमसेल्फ विल नॉट ड्राइव इट। कौन चला रहा है उसको? ऑपरेटर, ड्राइवर, मैकेनिक, एंड दैट पीपल कैन बी केयरलेस। केयरलेस कैसे होंगे? कूलेंट यूज नहीं कर रहे हैं, डिफेक्टिव लुब्रिकेशन यूज कर रहे हैं, ऑयल नहीं डाल रहे हैं टाइमली, तो क्या होगा? इंजन सीज हो जाएगा, मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो जाएगा। अब ये कोई एक्सीडेंटल लॉस तो है नहीं, एक्सीडेंट तो कहीं हुआ नहीं कहीं, वर्किंग करते करते इंजन सीज हो गई, इंश्योरेंस कंपनी विल डेफिनेटली नॉट पे द क्लेम। ये समझाने की चीज़ है, और खुद के समझने की चीज़ है। सबसे पहले तो खुद को समझ आनी चाहिए कि ये जो कॉन्सिक्वेंशियल डैमेज हुए हैं बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ द ऑपरेटर्स, दे आर नॉट कवर्ड अंडर द पॉलिसी। ऐसे क्लेम इंश्योरेंस कंपनी कभी पे नहीं करेगी, कोई सी कंपनी। सेकेंडली, बॉयलर को अगर कोई लॉस हुआ तो वो कवर नहीं हुआ, क्योंकि बॉयलर सीपीएम में कवर नहीं होता। बॉयलर के लिए एक अलग से बॉयलर एंड प्रेशर क्लियर के नाम से अलग से पॉलिसी नहीं है। कुछ नॉर्मल वियर एंड टियर लॉसेज होते हैं, जैसे कि नाइफ टूट गया, ड्रिल टूट गई, बेड्स टूट गए, बैटरीज आउट ऑफ यूज हो गई, टायर फट गए, रोप्स टूट गया, चेन टूट गई। अब ये तो जब मशीनरी डे एंड नाइट काम करेगी तो ये तो नॉर्मल डैमेज होंगे। ये वियर एंड टियर है, इनका क्लेम पे नहीं होता। और दूसरे ट्रांजिट लॉस पे नहीं होते। अब मान लिया मशीनरी काम कर रही है और मशीनरी में कोई पार्सल लॉस हो गया, सीपीएम पॉलिसी में इंश्योर्ड, तो इंश्योरेंस कंपनी की ड्यूटी है कि उसको फुल कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट पे करे, रिपेयर चार्जेस पे करे, कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड इरेक्शन पे करे। डेप्रिसिएशन इज अप्लाइड ओनली फॉर द पार्ट्स विद इन लिमिटेड लाइफ। लेकिन कंडीशन क्या है? सम इंश्योर्ड एडिक्वेट होना चाहिए। अगर सम इंश्योर्ड एडिक्वेट नहीं है तो कंडीशन ऑफ एवरेज अप्लाई हो जाएगा। पॉलिसी डिडक्टिबल्स में सालवेज वैल्यू वगैरह के जो कटने हैं वो कटेंगे, लेकिन एवरेज जो कटेगा उसमें इंश्योर्ड को बहुत लॉस हो जाएगा। इसलिए सम इंश्योर्ड हैज टू बी एडिक्वेट।
चाहे ये टोटल लॉस हो, उसको उसमें भी यही फंडा लागू होगा। पूछलिए कि इंश्योरेंस कंपनी इज रेडी टू पे द न्यू रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ द आइटम इमीडिएटली बिफोर द ऑकरेंस ऑफ लॉस। अगर आपका कोई एक्चुएटर जो कि आपने 50 लाख का खरीदा था, लॉस हो गया, एज इट इज बर्न हो गया बिल्कुल, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 50 लाख का देने का तैयार है, बशर्ते कि आपका सम इंश्योर्ड 50 लाख हो। आपने सम इंश्योर्ड ही 30 लाख लिया तो इंश्योरेंस कंपनी 30 लाख से ज़्यादा तो नहीं देगी ना, 50 लाख कैसे दे दी। तो ये जो फंडा है ये आपके समझने का है और ये इंश्योर को भी समझाने का है। बल्कि ऐसे केसेस में तो फ्रेट भी, कस्टम ड्यूटी भी, इरेक्शन चार्जेस भी, ये भी पेबल होते हैं, इसलिए सम इंश्योर में इनको भी शामिल किया जाना चाहिए। तो इसमें एक खास चीज़ ये भी देखनी चाहिए कि जब भी सम इंश्योर निकाला जाए, जैसे एक एग्जाम्पल है, मान लिया कोई क्रेन एक्सीडेंटली ड्रॉप हो गई, ड्रॉप ए स्टोन एट ए कंस्ट्रक्शन साइट एंड डैमेज इज कार ऑफ ए थर्ड पार्टी। क्रेन से अचानक कोई पत्थर गिरा और एक थर्ड पार्टी की कार पे जाएगा। Not to protect the contractor's project against various risks, including third-party liability, CPM insurance policy would cover the contractor's liability for any damage. क्योंकि प्रॉपर्टी डैमेज तो पॉलिसी में कवर। तो द कॉस्ट ऑफ रिपेयर, रिप्लेसमेंट पार्ट्स और सीवियर केसेस जो भी चार्जेस होंगे वो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। लेकिन थर्ड पार्टी का तभी पे करेगी जब उसने थर्ड पार्टी का एड ऑन कवर किया। अब बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं मोटर के और सीपीएम के, ये समझ लीजिए, तो आपको सीपीएम पॉलिसी अलग से क्लियर हो जाएगी कि सीपीएम पॉलिसी किस तरीके से मोटर पॉलिसी से डिफरेंट होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हीकल क्लासिफिकेशन समझ लिया कि जब भी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी आप इश्यू करते हैं किसी भी व्हीकल के लिए, राइट फ्रॉम टू व्हीलर टू प्राइवेट कार टू जीसीसीबी, पीसीसीबी और मिसलेनिटी, तो देयर आर क्लासेस in motor tariff. All general insurance companies of India follow those classes. क्या है ये? मोटर टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, प्राइवेट कार, कमर्शियल व्हीकल, जीसीसीबी, पीसीसीबी और मिस्टी। आपने देखा कि सीपीएम में ऐसी कोई क्लास होती है? सीपीएम में क्या है? व्हीकल्स विच आर और विच विल वर्क ऑन द प्रोजेक्ट साइट कम्स अंडर द सीपीएम tariff. And there are 5 groups, group 1, 2, 3, 4, 5. There are fixed rate for all the 5 groups. Second, motor policy named peril policy. क्या क्या peril उसमें कवर्ड होंगे ये सब लिस्टेड है। फायर, एक्सप्लोजन, सेल्फ इग्निशन, लाइटिंग, बर्गलरी, हाउस ब्रेकिंग, अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन, ये सब उसमें लिस्टेड है। चाहे पॉलिसी टू व्हीलर की हो, प्राइवेट कार की हो, जीसीसीबी की हो, पीसीसीबी की हो, मिस्टी की हो, सब में लिस्टेड है। सीपीएम में कोई पैरल लिस्टेड नहीं है, एक ही वर्ड यूज होता है, दिस इज एन ऑलवेज पॉलिसी एक्सेप्ट स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स, एवरीथिंग इज कवर्ड। इसके अलावा कुछ एडिशनल कवरेज हो सकते हैं जो कि एड ऑन्स होते हैं, वो चॉइस पर होते हैं कस्टमर। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ओवर टर्निंग। आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि मोटर की पॉलिसी, मिस्ट्री व्हीकल्स को जब आप पॉलिसी देते हैं, मिस्ट्री नॉट टू व्हीलर, प्राइवेट कार और कमर्शियल, मिसलेनियस डी कैटेगरी के व्हीकल का जब आप इंश्योरेंस करते हैं तो उसमें ओवर टर्निंग की रिस्क कवर नहीं होती, उसके लिए आप एक्स्ट्रा एडिशनल प्रीमियम लेते हैं ओवर टर्निंग। जबकि ये रिस्क सीपीएम पॉलिसी में बाय डिफॉल्ट कवर, इनबिल्ट कवर है, कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं। मोटर पॉलिसीज का कंपल्सरी एक्सेस बहुत कम होता है। से फॉर एग्जांपल टू व्हीलर में 100 रुपये है, प्राइवेट कार में 500 रुपये है, 1000 सीसी से ज़्यादा गाड़ी हो तो 1000 रुपये है, नॉर्मली 2000-3000 तक होता है। लेकिन सीपीएम में कंपल्सरी एक्सेस बहुत ज़्यादा होता है। इट स्टार्ट्स ऑन 12,500। ये कंपल्सरी एक्सेस फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोटर की सारी पॉलिसियाँ इंडिया मोटर ड्राइव से गवर्न होती हैं आज भी, फॉर द पर्पज ऑफ टर्म्स, कंडीशंस, वर्डिंग्स एंड क्लॉजेज। प्राइसिंग इज फ्री,
एड ऑन्स का बहुत फ्री। सीपीएम की सारी पॉलिसी सीपीएम टैरिफ से गवर्न करती हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग टैरिफ से अलग होता है। मोटर पॉलिसीज आर मेंट फॉर प्राइवेट और पब्लिक यूज। अब जैसे पब्लिक यूज के लिए हैं, जैसे पैसेंजर कैरिंग व्हीकल है, गुड्स कैरिंग व्हीकल है, तो सबके यूज के लिए। लेकिन सीपीएम में जो व्हीकल इंश्योर हो रहे हैं वो तो केवल लिमिटेड यूज के लिए हैं, वो भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट साइट के लिए, और पर्पज भी उनके लिमिटेड है, जैसे एक्सकेवेशन के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, ड्रिलिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, लाइक दैट। मोटर व्हीकल का हर व्हीकल इज मेंट फॉर रोड यूज कंपल्सरीली रजिस्टर्ड विद आरटीओ। मोटर व्हीकल में कोई ऐसा व्हीकल का इंश्योरेंस नहीं हो सकता जो कि आरटीओ से रजिस्टर्ड नहीं हो। कोई भी व्हीकल जो आरटीओ से रजिस्टर्ड नहीं है उसका इंश्योरेंस मोटर व्हीकल कैटेगरी में नहीं हो सकता, और उसका बिल्कुल अपोजिट है सीपीएम। कोई भी व्हीकल जो से आरटीओ से रजिस्टर्ड है उसका इंश्योरेंस सीपीएम में नहीं हो सकता। अगर कोई कंपनी करती होगी दैट इज एक्सेप्शन, बट वी पीपल डोंट डू इट। अच्छा, मोटर व्हीकल के लिए फंडा है एनीवेयर इन इंडिया, और अगर आप इससे एक स्टेप आगे बढ़े तो यू विल फाइंड दैट द ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन कैन बी गिवन टू बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड मालदीव। ऐसा ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन का कोई प्रोविजन सीपीएम में लागू नहीं होता। हालांकि ये जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन है दिस इज वॉलंटरी, ऑप्शनल है। 500 कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज पॉलिसी का पीएम होता है, 100 रुपीज टीपी का पीएम होता है, वो भी सर इन्हीं लिमिटेड कंट्रीज के लिए, दैट इज बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड मालदीव। लेकिन ये प्रोविजन सीपीएम में तो है ही नहीं। फिर आता है कंपल्सरी थर्ड पार्टी लायबिलिटी। कंपल्सरी थर्ड पार्टी लायबिलिटी के मायने हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट, जिससे सारे व्हीकल इंडिया के गवर्न होते हैं, वो ये प्रोविजन करता है कि ऑल व्हीकल्स हैव अनलिमिटेड थर्ड पार्टी लिमिट। थर्ड पार्टी मीन्स नॉट ओनली फॉर पर्सनल इंजरी, डिसेबिलिटी, डेथ, इवन फॉर प्रॉपर्टी डैमेज, बट फॉर प्रॉपर्टी डैमेज देयर इज अ लिमिट, मैक्सिमम 7.5 लाख। अब ये थर्ड पार्टी को हम डिट्टो सीपीएम पर लागू नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तो थर्ड पार्टी पर्सन की कवर ही नहीं है, प्रॉपर्टी की डैमेज की कवर है, तो इसलिए यहाँ एड ऑन दिया जाता है। बॉडीली इंजरी, थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी, इन सब के लिए एड ऑन है। अब आता है नेक्स्ट फंडा सम इंश्योर्ड का। सम इंश्योर्ड इन मोटर इंश्योरेंस इज कॉल्ड आईडी। X showroom price less depreciation based on the age of vehicle. Nothing like that is there in CPM. Sum insured means new replacement cost of the vehicle of the same make and model and current date. If it is over insured, that is okay, but it must not be under insured. तो ये सम इंश्योर्ड का पैटर्न बिल्कुल मोटर का और सीपीएम का डिफरेंट हो गया। अब एक कॉमन फैक्टर है कि पॉलिसी ट्रांसफरेबल इफ सोल्ड टू एनी अदर पार्टी। मोटर की भी हो जाती है, लेकिन सीपीएम की पॉलिसी नॉट ट्रांसफरेबल। इन केस ऑफ व्हीकल इज सोल्ड, पॉलिसी कैन बी ट्रांसफर टू बायर, पॉलिसी नॉट ट्रांसफरेबल। एनसीबी के फंडा पे आइए। मोटर व्हीकल के हर कैटेगरी में अगर क्लेम फ्री ईयर है कंप्लीट 1 ईयर, तो इंश्योर्ड इज अवार्डेड विद द नो क्लेम बोनस, दैट इज ए कैश डिस्काउंट इन द ओडीपी विद द परसेंटेज डिसाइडेड इन द एनसीबी टेबल। एवरी कैटेगरी ऑफ व्हीकल continuously for the years which are claim free, maybe 1, 2, 3, 4, 5. It starts from 20%, it goes to 50%, and even after 50%, it can continue as it is 50% till there is no claim. But the moment there is a claim,
एनसीबी विल बिकम 0। ये मोटर इंश्योरेंस का फंडा है नो क्लेम बोनस का। यह व्हीकल पर नहीं दिया जाता, इंश्योर्ड को दिया जाता है, उसकी एफिशिएंसी के लिए दिया जाता है। 20% से स्टार्ट होता है, 50% तक जाता है। हर साल मिलेगा, हर साल के रिन्यूअल पर मिलेगा। द ओनली कंडीशन इज पॉलिसी मस्ट बी रिन्यूड विद इन 90 days। If 90 days after the policy is renewed, NCB get lapsed। CPM पॉलिसी में NCB का फंडा ही नहीं है, कोई नो क्लेम बोनस नहीं मिलता। नो कंसेप्ट ऑफ नो क्लेम बोनस होता ही नहीं। आपका क्लेम है तो भी, नहीं है तो भी। क्लेम रेट डिपेंड्स अपॉन द इंश्योरेंस कंपनी। अब सम इंश्योर्ड का एक इलस्ट्रेशन ये बताता है आपको कि इंश्योर्ड को किस तरीके से लॉस हो सकता है। प्रैक्टिकली एक एग्जांपल से समझा जा सकता है कि मोटर इंश्योरेंस में करने से और सीपीएम इंश्योरेंस में करने का डिफरेंस क्या रहेगा। जैसे टाटा हिटैची X110 एक्सीवेटर मॉडल है, जिसको इंश्योर्ड ने 3 साल पहले 40 लाख का खरीदा। अब उसका बीमा कराया, मोटर इंश्योरेंस में कराया तो 4 साल का आईडीबी कट गया, और आईडीबी काट कर उसका बीमा कर दिया। मान लिया 4 साल पुराना था, 5 बार रिन्यूअल था, तो 40 लाख का बीमा 20 लाख का ही। और उसको कोई 5 लाख का क्लेम आ गया तो क्लेम मोटर इंश्योरेंस का तो पॉलिसी डिडक्टिबल्स के अलावा सारा क्लेम मिल जाता है। कंपल्सरी एक्सेस काट दीजिए, सर्विस का वैल्यू काट दीजिए, बाकी क्लेम पे मिल जाता है। यही व्हीकल टाटा हिटैची अगर X110 जिसके की मोटर व्हीकल की इंश्योरेंस नहीं है क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है आरटीओ से, तो उसको सीपीएम में इंश्योर किया गया। ये भी 4 साल पुराना था, 40 लाख का खरीदा हुआ एज इट इज वही है। तो ये जो 5वें साल के लिए भी इंश्योरेंस के लिए आया, उस पर आईडीबी अप्लाई नहीं होगा क्योंकि सीपीएम में आईडीबी नहीं होता। बल्कि ये सवाल पूछा जाएगा कि आज की डेट में इसकी वैल्यू मार्केट में कितनी है। आपने 4 साल पहले 40 लाख का खरीदा, आज कितने का है। मान लिया ये आज 50 लाख का है, तो उसका सम इंश्योर्ड आज 50 लाख ही होगा। 50 लाख से कम अगर बीमा करेंगे आप तो गलत हो जाएगा। फिर उसको अगर 5 लाख का क्लेम आता है, 5 लाख का क्लेम पॉलिसी डिडक्टिबल काट करके पूरा क्लेम सेटल हो जाएगा। लेकिन बाई चांस आपने तीसरी स्टेज आदि कॉम्प्लिकेशन बनी कि टाटा हिटैची X110 एक्सीवेटर को आप 4 साल पुराने को जो आपने 40 साल में खरीदा सीपीएम पॉलिसी दे रहे हैं क्योंकि वो आरटीओ से रजिस्टर्ड नहीं है। तो पॉलिसी आप दे रहे हैं सीपीएम की, अप्लाई कर रहे हैं आप मोटर का आईडी, 50 लाख का बीमा होना चाहिए था, उसको आप 20 लाख का ही बीमा कर रहे हैं, और फिर उसको 5 लाख का क्लेम आ जाता है। तो इंश्योरेंस कंपनी उसको 5 लाख क्या 2 लाख भी पूरे नहीं देगी क्योंकि अंडर इंश्योरेंस अप्लाई हो गया। अंडर इंश्योरेंस अप्लाई होने से जो चीज़ 50 लाख का सम इंश्योर होना चाहिए था, अगर आप 20 लाख का ही बीमा किया है आपने, तो प्रोपोर्शनलिटी क्लेम रिड्यूस हो गया, और फिर उसके बाद पॉलिसी डायरेक्टर अप्लाई हो गया। तो ये 5 लाख का क्लेम इंश्योर का जब मिलेगा तो ही विल बी शॉक्ड। अब इसमें इंश्योर नहीं जानता कि आईडीबी अप्लाई करनी थी या नहीं करनी थी। इंश्योर ये भी नहीं जानता कि सीपीएम पॉलिसी और मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी का डिफरेंस क्या है। इंश्योर को ये भी नहीं पता कि इसको करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू पे बीमा करना चाहिए था। ये हमारे जानने की चीज़ है। मोटर इंश्योरेंस का बीमा आप आईडीबी पे कीजिए, सीपीएम का आप करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू पे कीजिए जिस पे आईडीबी अप्लाई नहीं होता, जिस पे एनसीबी अप्लाई नहीं होता, और करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू जिस डेट को आप बीमा कर रहे हैं उससे कम तो होनी ही नहीं चाहिए। फिर आता है एस्केलेशन। सीपीएम की पॉलिसी में एस्केलेशन मिल जाता जो आपकी वैल्यू को अगर उसमें थोड़ा 5-10% एस्केलेशन है, जितने परसेंट एक्सक्लूजन कवर किया गया है उतना अगर एस्केलेट होती है वैल्यू तो वो ऑटोमेटिक कवर हो जाएगी।
तो वहाँ अंडर इंश्योरेंस से बचाव हो जाएगा। दूसरे एयर फ्रेट वगैरह के जो खर्चे हैं वो उसमें शामिल कर लेने चाहिए, जिससे कि सम इंश्योर्ड कम ना हो। फ्लोटर की फैसिलिटी अवेलेबल है। फ्लोटर की फैसिलिटी के मायने यहाँ ये है कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं अपने प्लांट एंड मशीनरीज के लिए पॉलिसी ले रहा हूँ और मेरी एक ही शहर में मान लिया 3 जगह पर काम चल रहे हैं, 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो मैं तीनों जगह अपनी मशीनरीज को यूज़ करूँगा। तीनों का एड्रेस मैंने प्रपोजल फॉर्म में दे रखा है, मैं लाऊंगा, ले जाऊँगा। आप रोडर्स कवर नहीं करेंगे, ट्रांजिटर्स कवर नहीं करेंगे, उसके लिए मेरे पास अरेंजमेंट है। मैं अपने लोडर से ले जाऊँगा, लोडर से लाऊंगा, या मैंने मेरे ट्रांजिट पॉलिसी रखी है, उसकी रिस्क मैंने कवर करा लिया। लेकिन प्रोजेक्ट पर तो मैं मशीनरीज को ले जाऊँगा अपनी, क्योंकि मेरे को एक ही मशीनरी पूरे साल एक ही प्रोजेक्ट पे तो काम करेगी। जहाँ मेरी रिक्वायरमेंट है वहाँ काम करूँ। तो जो जो लोकेशंस मैंने प्रपोजल फॉर्म में दिए हैं, दे आर ऑल कवर्ड एंड फॉर दैट आई एम पेइंग द फ्लोटर चार्जेस। दिस इज गुड, पॉसिबल। ये ओवरटर्निंग का एग्जाम्पल है, देखिए। Now, this kind of loss is not covered under the motor insurance policy under misdeed vehicles where if the additional PM is not paid, but in CPM policy it is automatically covered. अब जब भी CPM पॉलिसी आप किसी को देते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि आपको जाननी होती हैं, लेनी होती हैं, डिटेल चाहिए आपको। फ्लोटर कवर चाहिए नहीं, पास्ट क्लेम हिस्ट्री क्या है, पीरियड ऑफ इंश्योरेंस कितना चाहिए, क्योंकि पीरियड ऑफ पॉलिसी तो 1 ही साल की है, लेकिन कब के लिए भी दी जा सकती है। लोकेशन एड्रेस वगैरह चाहिए, लेकिन मशीनरी का मेक, मॉडल, आइडेंटिफिकेशन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, मैन्युफैक्चरिंग ईयर, ये जरूरी चाहिए। और अगर बैंक फाइनेंस है तो हाइपोथिकेशन भी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट राइट क्लेमेंट का जो बैंकर्स है या फाइनेंशियल है उसका होता है। अब कुछ और व्हीकल्स हैं जो आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट साइट पर आपको मिल सकते हैं। आपने नाम भी नहीं सुने हो, या आपने जाने भी नहीं हो, या आपने देखे भी नहीं हो, लेकिन ये प्रोजेक्ट साइट पर मिल सकते हैं। और ये उन 58 कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स की लिस्ट में शामिल हैं जो कि इंडियन मोटर टैरिफ के लास्ट में दी गई है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि आज भी वो 58 ही हैं, वो बढ़ गए होंगे, हो सकता है, लेकिन क्योंकि टैरिफ अब आउटडेटेड हो चुके हैं, तो प्रैक्टिकली इंश्योरेंस कंपनी के पास तो प्रपोजल आते ही हैं जो भी नई कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स इंट्रोड्यूस होता है। अब इन्हीं में बाई चांस आपके पास कोई प्रपोजल आ जाए लेटोना डोजर का, ड्रैग लाइन एक्सकेवेटर का, डंपर का, लेवलर का, लेजर कैरियर कार्ड्स का, लॉन मूवर्स का, तो आपको देखना ये हुआ कि दे आर ऑल इंश्योरेबल, इनकी इंश्योरेंस होती है। पहला सवाल आपको बनता है कि क्या ये आरटीओ से रजिस्टर्ड है। अगर है तो सीधा सीधा मोटर व्हीकल में ट्रांसफर होगी। दूसरा सवाल आपका ये बनता है कि इसके आज की डेट में करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या है। अगर मोटर व्हीकल में इंश्योरेंस हो रहा है तो करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू मायने नहीं रखती, लेकिन CPM पॉलिसी में हो रहा है तो करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू मायने रखती है, क्योंकि यहाँ ID भी नहीं लागू। तो ये ध्यान रखने की चीज़ है कि CPM की जब भी आप पॉलिसी देंगे, OD कंसेप्ट लागू नहीं होगा, TP कंसेप्ट लागू नहीं होगा, NCB कंसेप्ट नहीं होगा, IDV कंसेप्ट लागू नहीं होगा। ये बिल्कुल मोटर से अलग हो जाएगी पॉलिसी। हाँ, आपको ये प्रॉब्लम जरूर आ सकती है कि जैसे लेटोना डोजर का कोई प्रपोजल आ गया। अब आपकी समस्या ये है कि ना तो मैंने व्हीकल कभी देखा है, ना कभी नाम सुना है। तो आजकल सबके पास फैसिलिटीज है, गूगल में डाला लेटोना डोजर, उसकी इमेज निकाली, इमेज से पता लग गया है कैसा होता है, सारी डिटेल निकल आई, दैट यू कैन सी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और देखिए कुछ लिस्ट इन्हीं व्हीकल्स की: शॉवेल, leveling plants, tippers, tower wagon, T-dozers, trolleys and goods carrying tractors. They are all insurable. And surprisingly, they are used for commercial purposes only, normally by the contractors at the specific project sites. But if they are used at the public sites, public place पर अगर इनका यूज हो रहा है, तो इनमें से काफ़ी कुछ ऐसे हैं जिनको RTO से रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, और जैसे रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो मिस्टी में मोटर में ट्रांसफर हो जाता है।
तो सीपीएम का और मोटर का डिफरेंस समझ में आ गया आपको, सीपीएम का मोटर की अगर रेटिंग समझ में आ गई आपको, सीपीएम का और मोटर का कवरेज समझ में आ गया आपको, तो फिर सीपीएम का इंश्योरेंस करने में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? Yes, my dear. Cause of losses which are not excluded under the policy. Cause of losses which are not excluded under the policy. All other losses are payable. Cause of losses which are not excluded under the policy are payable. You are right, gentlemen. Absolutely right, you are. नहीं 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 फिर से पढ़िए। Cause of losses which are not excluded, मतलब जो एक्सक्लूडेड हैं वो पे नहीं होंगी, जो नहीं एक्सक्लूडेड हैं हाँ, तो कोई सा एक नॉट हटाते हैं, या तो यहाँ का हटाते हैं या यहाँ का हटाते हैं। Cause of losses which are excluded under the policy are not paid, rather this is to be deleted, इसको हटाना ठीक है। Cause of losses which are excluded under the policy are not paid. All other losses are paid, including overtime. Correct. Now it is correct. Yes. Any other question? Okay. तो अपना मेल आईडी देखें। Have you received the test paper? कोई भी एक कंफर्म कर दीजिए प्लीज। कंटिन्यू। बिल्कुल, क्योंकि ट्रांजिट रिस्क इस पॉलिसी में कवर ही नहीं है सीपीएम।